नमस्कार मित्रों, आज मैं मालती जोशी जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी मन न भये 10-20 सुनाने जा रही हूँ। पापा कार्तिक जी आए हैं, मैंने हाँफते हुए कहा। पापा ने उपन्यास से थोड़ा सिर उठाया और कहा, तो आने देना, तू इतनी बदहवास क्यों हुई जा रही है? पापा वे दीदी को पूछ रहे हैं। तो बता देना, घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है, उन्होंने इत्मीनान से कहा। सच पापा तो कभी कभी, पर मुझे भुनभुनाने का भी अवसर नहीं मिला। कार्तिक भीतर आ गए थे। मैं आई कम इन, उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड माई कमिंग इन। मैंने सोचा अब मुझे इस घर में ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं बेटा, अब तो तुम्हारा अपना ही घर है, पापा ने अभ्यर्थना में उठते हुए कहा, पर उनकी आंखों में स्वागत का भाव जरा भी न था। शायद पुस्तक बीच में छूट जाने का दुख था। कार्तिक के लिए कुर्सी सरकाते हुए बोले, सीखा बेटे, अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। मैं जैसे जान छुड़ाकर भागी, सीधे किचन में आकर ही दम लिया, लेकिन फिर लगा कि कुछ देर रुकना चाहिए था। वहाँ पापा का कुछ ठीक नहीं, कभी कभी वे बहुत सच बोल जाते हैं। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए, पर जहाँ माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकलती है तो ये भी घर से भाग लेती है। जानती है जो कुछ हो जाए संभालने के लिए सीखा है ही। राम राम करके कॉलेज की सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की वीरहणी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी नृत्य कौशल की सराहना की थी, पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि वह किसी समारोह में भाग नहीं लेगी। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। दीदी इतना भुनभुनाती, उनसे कहिएगा आपके घर पहुंच जाऊं तब 7 तालों में बंद करके रखे, पर अभी से इतनी बंदिश क्यों? और बंदिश क्या एक यही थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का तांता लग गया था, पहनने ओढ़ने तक की आज़ादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती, कहती, कहाँ के घामड़ लोग पल्ले पड़ गए हैं, क्या दुनिया में मेरे लिए ये घर रह गया था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों करती है पगली, तुझे कौन उनके साथ ज़िंदगी भर रहना है, थोड़े दिनों की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। माँ के मुँह से तपस्या की बात बड़ी अजीब सी लगती थी, पर वह झूठ नहीं कहती थी। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, सुगठित देह, यष्टि, दमकता हुआ गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श, M.Com फर्स्ट क्लास थे, स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे। शहर में अपना मकान था, पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, इसलिए उनकी बातचीत में रख रखाव में काबिजात्य था। और IAS में सिलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमा में हो उठा था। जिस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुँचे थे लोग, उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शकुन मान लिया और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। एतराज़ करने का प्रश्न ही नहीं था। दीदी को बहू बनाने में किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में MA भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज़्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना ही पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है वह, तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर में जाएगी? हीरा सोने में जड़ा हो तभी अच्छा लगता है, लेकिन माँ का हीरा अक्सर उस सुनहले बंधनों से कसमसा उठता था। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सोचती थी दीदी एकदम पागल है, ऐसे पति के लिए तो मैं जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूँ। चाय लेकर बाहर गई, तब कार्तिक पापा से कह रहे थे, तो पापा जी अब यह जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, अगर वे कहीं जाती भी है तो शिखा को या भाई को साथ ले लिया करे, यूँ अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटा, पापा ने अपना कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, इस घर में किसी के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं है। यह क्या कह रहे हैं आप इस घर के बड़े हैं। हाँ बड़ा तो हूँ, पापा ने निर्लिप्त भाव से कहा, पर इस घर की रीति यही है, तुम्हारे घर जाएगी रेखा तो तुम अपने सांचे में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर, कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं।
आखिर उनके सामने यह सब कहने की क्या ज़रूरत थी। पापा उसी शांत स्वर में बोले, क्या क्या छिपाएंगे बेटा, और कब तक छिपाएंगे, आखिर एक दिन इन्हें सब जान ही लेना है। और उन्होंने साइड टेबल पर रखा उपन्यास फिर से उठा लिया और उसकी कहानी में डूब गए। हताश वो अपनी मेज पर आकर बैठ गई। फ्रांस की राज्य क्रांति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वे उटपटांग नाम वैसे ही दिमाग में धंसते नहीं। हेनरी लोगों और लुई लोगों पर तो इतना गुस्सा आता है, क्या इनके माता पिता को नए नाम ही नहीं सूझते थे। मुझसे पूछते तो 100 बता देती, पर अब तो इन लोगों की कृपा से यूरोपियन हिस्ट्री एक भूल भुलैया बन गई है। पढ़ते पढ़ते दिमाग परेशान हो जाता है। 30 पर घर का माहौल ऐसा रहता है कि बस। मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाई थी कि मैं आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए सीखा 3-4 गिलास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बाए उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों थोबड़ा क्यों लटक गया तुम्हारा, घर में शरबत नहीं है, गिलास गायब है। बना तो रही हूँ बाबा, आप तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। पैर पटकती हुई किचन में चली आई। इन लोगों के रहते फर्स्ट क्लास तो क्या आएगी, पास भी हो जाऊँ तो बहुत है। ट्रे में गिलास लगाकर नाश्ते की प्लेटें भी रख दी थी मैंने। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम ये मेरे लिए तो हो ही नहीं सकता। कौन आया था? कार्तिक आए थे, मैंने सहमते हुए कहा। हूँ, उनके लिए तो पलक झपकते ही सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 गिलास शरबत बनाते हुए लोगों की जान निकल जाती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो हम हैं। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की सी मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अब इतना सारा शरबत फ्रिज में रख दूं और माँ आकर देख ले तो घंटों चीखती रहेगी। मैं तो खून पसीना एक एक करके कमा रही हूँ, तुम लोग इस तरह मुझे तबाह करते रहो। पर उठाकर नाली में फेंक देने का भी तो मन नहीं होता। पापा शरबत लेंगे? शरबत? अभी तो चाय ली थी बेटे, अब शरबत ले लीजिए। ले आओ। पापा की आदत इतनी अच्छी है कि कभी जिरह नहीं करते। चुपचाप पूरा गिलास गटक गए। एक मैंने पी लिया, शेष दिल कड़ा करके नाली में उलट दिया। वैसे मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भाई को जरा सा उलाहना भर दे देती, एक ही सांस में सारे गिलास खाली कर जाते। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाएंगे, कब किस बात पर तूफान मचा देंगे, पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं, बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझी पर जब तब बरसते रहते हैं। यही भाई कभी कभी इतने निरीह से लगते हैं कि प्यार आने लगता है। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ कितने भी अंगबाड़ झेले हैं कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कुछ कर न बैठे। शिखा, माँ की तीखी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने खिड़की का पर्दा हटा कर देखा। वे सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही है। बाहर आकर देखा, एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा है। इसे हाथ लगवा तो जरा खूब भारी हो गया है। मरे टैक्सी वाले इतने उदंड हो गए हैं आजकल, टांगे वाला होता तो सीधे अंदर लाकर रखवा देता। उन्होंने हाँफते हुए कहा। बक्सा सचमुच भारी था। फाटक से सीढ़ियाँ तक आते आते दम फूल गया। रेखा कहाँ है, उसे बुला ले जरा। दीदी घर में नहीं है। कहाँ चली गई है? उसे इतनी बार मना किया, इतवार को घर पर रहा करे, बेवकूफ़ है बिल्कुल। मैं चुप ही बनी रही। कहीं माँ को पता चला कि कार्तिक जी आकर लौट गए हैं तो यहाँ सड़क पर ही शुरू हो जाएगी। वे राजकुमार जी भी घर पर नहीं होंगे। तुम्हारे पिताश्री तो हैं, उन्हीं को बुला लो। मैं पापा को बुला लाई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वह खोखा उठाकर भीतर रखा। माँ तब तक पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाती रही। चाय पीते हुए माँ ने फिर पूछा, रेखा कहाँ है? मैंने बात बदलते हुए कहा, इतना सारा क्या लाई है, दिखाइए तो। डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर को फुर्सत हो जाएगी। चीनी वाले में तो बड़ा रिस्क रहता है, एक पीस टूटा कि सेट बर्बाद हो गया। माँ अपने प्रिय विषय पर आ जाए तो बोलती ही रही थी। बड़े उत्साह से उन्होंने सारी पैकिंग खोली और एक एक चीज़ मेज पर सजाने लगी। सेट सचमुच जोरदार था, 12 लोगों के लिए था। माँ का हर काम रॉयल ही होता है। एक एक प्लेट उठाकर मैं देखने लगी। सब पर कलात्मक अक्षरों में रूपरेखा कार्तिक कुमार अंकित था। आप तो नाम भी लिखवा लाई, मैंने कहा। ठीक रहता है, उन्होंने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वह एक फुलझड़ी बैठी हुई है ना घर में, क्या पता कल को सब का सब उठाकर उसे दे दे। उन लोगों को दर्द थोड़े ही आएगा, पर अपनी तो खून पसीने की कमाई है।
रेखा आ जाती तो उसे दिखा देते तो पैक हो जाता। तुम्हारे पिताश्री देखना चाहें तो बुला लो, वे तो साधु महाराज हैं। इन चीज़ों में उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना ही ना। पर यह छोकरी गई कहाँ? वह आजकल भरतनाट्यम सीख रही है। आखिर मैंने कह ही डाला, हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है। भरतनाट्यम कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? किससे पूछकर सीख रही है? माँ तो एकदम बरस पड़ी। परेशानी की बात नहीं है माँ, पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने की ले आई हुई है, तो दीदी अपना सारा शौक पूरा कर रही है। वहाँ कोई फीस थोड़ी ही देनी पड़ती है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। वे और भी नाराज़ हो गए। फीस न देनी पड़े तो माँ से पूछने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, पैसे कमाने की मशीन तो हूँ, मुझसे और कोई रिश्ता थोड़े ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? भरतनाट्यम सीखेगी। और माँ उसके बाद जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बंद ही नहीं हुई। यह करीब करीब हर छुट्टी का एक कार्यक्रम सा हो गया है। कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है कि माँ को बरसने का मौका मिल जाता है। भाई उस बमबारी से बचते हैं, पापा अनसुनी करके अपने धैर्य की बाजी या पुस्तक में खो जाते हैं। लड़कियां बेचारी कहाँ जाए, चुपचाप सुबकते हुए घर का काम करती रहती हैं या पढ़ाई की मेज पर सिर डालकर आंसू बहा लेती हैं। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज़ क्यों होती हो माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ा मनमानी कर लेने दो ना, फिर तो 4 दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती है, उनसे तो बल्कि पापा ज़्यादा अपने लगते हैं। खास कर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे, जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी। सुबह स्कूल के चलते समय माँ ने सारी बातें ठीक से समझा दी थी। चाबी सामने वाले कपूर आंटी के यहाँ मिलेगी, खाना अलमारी में ढका मिलेगा, स्टोव कोई नहीं जलाएगा, रेखा खाना लगाएगी, शिखा प्लेटें उठाएगी, विनय सबकी यूनिफॉर्म तहा कर रखेगा। छोटी छोटी हिदायतें थी, पर हमारे छोटे से मस्तिष्क पर जैसे बोझ आ पड़ा था। लेकिन मुझे तो आप गुनाहगार बना रहे हैं। तुमसे कुछ कहा मैंने? कहा तो नहीं, पर इतनी दूर से घर आने का एहसास क्यों? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, अपने बच्चों के लिए आया था, रोज आऊँगा। पापा ने कुछ दृढ़ स्वर में कहा और हाथ मुँह धोने निकल गए। बच्चे बच्चे बच्चे, माँ जैसे पागल हुई जा रही थी। जब देखो बच्चों की बात उठाएंगे। क्या मुझे कोई ममता नहीं, चिंता नहीं है? और बच्चे क्या इन्हीं के अनोखे हुए हैं? आज शहर की 90% औरतें नौकरी करती हैं, गोद के बच्चों तक को छोड़ कर जाती हैं। इनके यहाँ कोई तूफान नहीं होता। मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, पर इन्हें आत्मनिर्भर होने का कोई मौका तो दे। अगर लोग बाग इसी तरह दुश्मनी निकालते रहे तो ये बौने के बौने रह जाएंगे। माँ पता नहीं कितनी देर तक बड़बड़ाती रही। पापा बाथरूम से निकलकर कमरे में चले गए और हम तीनों रजाई में दुबक कर खाने के बुलाने की प्रतीक्षा करते रहे। यह पहला मौका तो नहीं था, पर हर बार मुंह का स्वाद उतना ही कसैला हो जाता था। कितने दिनों से घर में यही नाटक चल रहा था। विनोद कंस्ट्रक्शन में पापा की अच्छी भली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था, पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फ़ायदा तो उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा दे नहीं रहे हैं। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 2 साल से पापा सदर में दफ्तर खोलकर बैठे हुए थे। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने से नहीं चलता। 4 लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए और चाहिए पूंजी। कम से कम इतनी पूंजी तो हो कि घाटा उठाने की हिम्मत बंधे। पापा यही मात खा गए थे और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो यह सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही है। पास पड़ोस में भी यही सुन पड़ता था। दूसरे दिन भी पापा ने ही दरवाज़ा खोला था, पर पहले दिन की खुशी आज आधी रह गई। पापा ने धीरे से कहा भी, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया कीजिए। ना बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सिर पर नहीं था, पर तुम्हें क्यों दुख दूँ? बचपन की बातें करते करते पापा का स्वर अक्सर भीग जाया करता था। बहुत कम जानते थे हम।
बस यदा कदम मूड आता तो बता देते। उन कभी कभार सुनी ही बातों से मन में खाका बना लिया हम लोगों ने। उसमें पापा थे, एक बुआ थी और दादी माँ थी। पापा के बाबूजी तो उन्हें 2 साल का छोड़कर ही चल बसे थे। दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ अपने भाई के पास चली गई थी। वहीं उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी थी, ट्रेनिंग ली, फिर दोनों बच्चों को लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। दादी माँ को मैंने नहीं देखा। भाई के जन्म के कुछ दिन बाद चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले बचपन में ही चल बसी थी। पापा के स्नेहहीन बचपन के एकमात्र साथी थी उनकी जीजी। कैसा लगा होगा उनकी मृत्यु पर। पापा बहुत कम बोलते थे अपनी जीजी के विषय में। शायद उन्हें उतना कुछ याद भी ना रहा हो। बहुत वर्षों बाद पापा ने अपनी बहन की करुण अंतकथा मुझे सुनाई थी। 16-17 वर्ष की कच्ची उम्र में जीजी से कोई अक्षम्य अपराध हो गया था। पापा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। उन दिनों बहन की गंभीरता को समझने की उम्र भी नहीं थी। फिर भी रोज से वे सुलग उठे थे। उसी आवेश में माँ की बताई हुई दवा शहर से तुरंत ही ले आए। बहुत तेज दवा थी। बुआ 3 दिन मछली की तरह छटपटाती रही। वे दादी के साथ निर्विकार भाव से उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे। बदनामी के भय से डॉक्टर तक को बुलाया नहीं गया। अपनी इन्हीं अपराधीन बहन को अग्नि देते समय उनका किशोर मन काँप काँप गया। सारे आरोप प्रत्यारोप तो मृत्यु के साथ ही बिला गए थे। बच रहा था एक भयानक एहसास, एक अपराध बोध कि जीजी अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई है और उस हत्याकांड में उनका ही बराबर का हिस्सा है। बहन की यह कलंक गाथा पापा ने माँ को भी नहीं सुनाई थी। मुझसे ही कैसे कह गए, आश्चर्य होता है। उन दिनों मैं अपना एक पैर तुड़वा कर बिस्तर में कैद हो गई थी। माँ ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर कभी महरी के, कभी पड़ोस वाली आंटी के भरोसे मुझे छोड़कर काम पर जाने लगी थी। ज़्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नज़ारा देखा करती। कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिना करती। तब पापा अवतीर्ण हुए थे, दोस्त बनकर, मित्र बनकर। अपने साथ वे ढेर की ढेर पत्रिकाएं ले आते। उनमें फिल्में भी होती, बच्चों वाली भी होती। कहते इससे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़ कर बोर हो जाती तो मेरे साथ बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग ऊब जाते तो एक कॉफ़ी या बॉर्नवीटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते, बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिब्बे में बंद करके मन के तहखाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की यह कहानी मुझे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसीलिए मैं तुम लोगों को पल भर भी अकेले छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं। तुम लोग अभी कितने नासमझ हो, पर तुम्हारी माँ को सब समझाना कठिन है। पापा तो यह कहकर चुप हो गए थे, पर मैं उनका मतलब समझ नहीं रही थी। उन दिनों माँ ने जैसे हम सब विषयों में पारंगत करने की कसम खा ली थी। सितार, कथक, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई विषय नहीं छूटा। क्लास में भी रिजल्ट अच्छा रखना पड़ता था। अंग्रेजी और गणित के लिए बराबर ट्यूशन लगी हुई थी। इतना सब करते करते हम लोग हाँफ जाते तो कहती, हमें शौक था तो हमें मौका नहीं मिला। दूसरों को देखकर तरस कर रह जाते थे। तुम लोगों को सुविधाएं मिल रही तो नखरे आ रहे हैं। 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था उनका। उस मध्यम वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी भी हो गई, यही बहुत है। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतन आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से वे कभी खुश नहीं रही। सुनहले भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा ने मेरी बीमारी के कारण दिन भर घर में बैठे रहते। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। दफ्तर से लौटते ही माँ सीधे मेरे कमरे में चली आई। मुझसे हाल चाल भी ना पूछे, एकदम तिक्त स्वर में पापा पर बरस पड़ी। इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहाँ से क्लाइंट जुटा कर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर में ताला पड़ा मिलता है। लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहाँ बैठा कीजिए। बेकार में हर महीने इतना किराया जा रहा है। पापा ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ही हुआ। मेरी 2 सहेलियाँ तबीयत देखने आई हुई थी, उनके सामने तमाशा नहीं हुआ। पर दूसरे दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए।
बरामदे में एक पार्टीशन लगवा कर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पटक कर रह गई। सच, इतने किराए में उतने मौके की जगह दोबारा मिलना असंभव था, पर पापा टस से मस न हुए। माँ के लिए भुनभुनाते रहने का जैसे एक स्थायी कारण जुट गया। रोज की तरह चकचक से हम लोग में इतनी दहशत भर गई थी कि संगीत साथियों को घर बुलाना ही छोड़ दिया। भाई उस साल पहली बार फेल हुए थे। संगीत की स्वर लहरियाँ मुझे हवले से आकर जगा गई। कहीं से सुप्रभातम आ रहा था। रजाई से सिर निकाल कर देखा, बाहर घुप अंधेरा था। प्रभात अभी कोसों दूर था। अपनी उनिंदी आंखों को थोड़ा और कष्ट दिया, तब देखा दीदी अपने 2-in-1 को हृदय से लगाए निष्पंद पड़ी है। ध्यान से सुनने पर गीत भी समझ में आ गया। विनय पत्रिका की शिव स्तुति थी, कर्नाटक शैली में गाई जा रही थी। संगीत मुझे भी अच्छा लगता है, पर समय समय से। यह थोड़े ही कि आधी रात से उठकर शुरू हो गए। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया तो दीदी की तंद्रा टूटी। दुष्ट, उन्होंने हाथ में चिकोटी भरते हुए कहा, सोने दो यार, क्या आधी रात रागमाला लेकर बैठ गई हो? आधी रात नहीं, 4 बज रहे हैं, जरा ध्यान से सुन तो। खास तुझे सुनवाने के लिए टेप करके लाई हूँ, मजबूरन सुनना ही पड़ा, नया सेट किया है। हाँ, फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है, सीखने पर कोई बंदिश तो नहीं है ना? लेकिन व्यर्थ में करने से क्या लाभ है दीदी? नृत्य 4 दीवारी में रखने की विद्या तो है नहीं। 4 दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने, दीदी ने तैस में कहा। फिर एकाएक भावुक होकर बोली, उसके सीखने में भी एक आनंद है शिखी। इतना ग्रेस है इस नृत्य में। सच, रेणु दीदी को नाचते हुए देखती हूँ तो अपना इतने सालों का सीखा कथक व्यर्थ लगने लगता है। दीदी एक निश्वास लेकर कैसेट से खिलवाड़ करती रही और फिर वह गीत बज उठा जो अभी रजत जयंती समारोह में बहुत सराहा गया था, श्याम सो हमारी राम राम कहियो। दीदी की भावाभिव्यक्ति उस समय देखते ही बनती थी। थोड़ा सा दक्षिण भारतीय पुट लिए पद्मनाभ का मखमली स्वर और भैरवी की भाव प्रवण स्वरावली, सच आंसू निकल आए थे मेरे तो। दीदी की मुंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदें चमक रही थी। शायद वे लौट गई थी अपनी विरहिणी राधा की भूमिका में। गीत समाप्त होने के बाद भी उनकी तंद्रा टूटी नहीं। मैंने ही बटन ऑफ किया। ही इज इन एंजल रियली, उन्होंने अपने आप से कहा। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है शिखी कि कोई साफ ग्रस्त गंधर्व ही मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वह भी शायद यही सोचता हो क्या? यही कि साफ ग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर उतर आई है। सच तू भी यह सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कह रहा था। दीदी हूँ, कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो? पता नहीं सीखा, पर मैं इतना जानती हूँ कि यह व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक है। तुम्हें नहीं लगता सीखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ हुआ नहीं है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन कैसी अबूझ पहेली बन जाता है। सगाई के पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। धक से रह गई। यह क्या कह रही है दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम गया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद में पता चली हो, पर लगता है माँ ने उनका मन बहुत पहले पढ़ लिया था, तभी तो इतनी व्यग्र हो उठी। नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर कभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत सी बंदिशों में बीता था। अपने उसी कुंठाग्रस्त बचपन का प्रतिशोध मानो इस तरह लेती थी। पर दीदी की सगाई के साथ उनके मन में छुपी हुई बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। अब तो अक्सर दीदी को डांट देती या बुजुर्गों किसी अदब में समझाने लगती। दोनों ही बातें विचित्र सी लगती। एक बात कहूँ दीदी? कहो। पद्मनाभ, इन दोनों की तुलना में कोई नहीं है। तुलना भी कौन कर रहा है? यह तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूँगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? वो बहुत अमीर नहीं है इसीलिए ना? नहीं, यह प्रश्न यहाँ बहुत गौड़ है। तुम्हारे स्नेह दान से तुम्हारे रूप की गरिमा से इतना विभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना उसके इस बिना शर्त समर्पण तुम बहुत जल्दी उब जाओगी, खींच उठोगी।
लगता है काफ़ी रिसर्च कर रखी इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा क्या है इसमें? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगी। अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ यह भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है। दीदी ने सिक्योरिटी ली तो मैं रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। आदर्श पति वह है जो पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वह पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस बस समझ गई, तुम्हारे आदर्श पति ठीक कार्तिक का हम शक्ल है और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों, दीदी ने अनजाने ही कह दिया था, पर मैं मन में जैसे जल तरंग बज उठा। कल्पना में अपने को कार्तिक के बगल में खड़ा करके देखा तो दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियाँ बुझ गई। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियाँ याद आने लगी और हल्का समोच खाता अपना दाहिना पाँव भी। लोग यूँ ही कहते हैं कि पितृमुखी कन्या भाग्यवान होती है। क्या इसी को भाग्य कहते हैं कि आदमी सपने देखते हुए समझ जाए? काले से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ है। माँ दफ्तर से समय लौट आई है और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही है। सभी चीख चीख कर अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ देर तक शांति से सुनती रही, तब जाकर उस हड़बों का सिर पर समझ में आया। दीदी के मौसेरे जेठ मास्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब और लोग आ रहे थे। दीदी गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा इन लोगों ने। हर तीसरे दिन कोई चला आ रहा है। खानदान न हुआ, मुगलिया सल्तनत हो गई। तुझे करने को क्या होता है? माँ बोली। तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। प्लीज़ मम्मी, एकदम गरजे, बेकार में झूठ न बोलिएगा। जब भी मौका पड़ता है मैं सबका सामान ढोता फिरता हूँ। आज भी तो बता देती। कस्बा में हर कोई पूछता है, हर बार शाही सरंजाम क्या ज़रूरी है? तेरी जेब से तो नहीं जा रहा है कुछ? तो मेरा क्या है, उसे भी किसी भट्टी में फेंक दूँ, जिंदगी भर जलती रहेगी मेरी तरह। माँ, कुछ करना हो तो बिठा दो जल्दी से, ये बातें बाद में भी होती रहेगी, मैंने तिक्त स्वर में कहा। कभी कभी मुझे लगता है, भाई बोले, ये लोग किसी न किसी बहाने या तो जासूसी करने आते हैं या हमारी परिस्थिति का मजाक बनाने। भाई ठीक ही कह रहे थे। पिछले बार दीदी की फुफेरी सास को लेकर उनकी ननंद आई थी तो देर तक कप प्लेटों को उलट पुलट कर देखती रही। माँ ने दूसरे दिन ही नया सेट मंगवा लिया। एक बार दीदी के ससुर अपने किसी मित्र के साथ आए थे। दीदी की शकुंतला की विदाई वाली बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी थी। इतनी पुरानी फ़ोटो थी दीदी के हाई स्कूल के ज़माने की, पर उसे भी वहाँ से हटाने के निर्देश मिल गए थे। एक बार बिना किसी सूचना के आ धमके थे लोग। दीदी उस समय छत पर बाल सुखाती हुई पड़ोस की कांति दीदी से बतिया रही थी। उस पर भी आक्षेप उठाया गया। समझ में ही नहीं आते लोग इतने आधुनिक हैं या पुरातन पंथी। अगर पुरातन पंथी तो रोज़ रोज़ समझाने में आने की क्या तुक है। माँ इस समय बहुत परेशान थी। दफ्तर में फ़ोन करके उन्हें इन मेहमानों की सूचना दी गई थी। हटाओ भी माँ, यह कोई खुसट हिंदुस्तानी बुढ़िया है जो नई वेग की बात समझेगी? इतना ज़ोरदार स्वागत कर रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा की आशा भी ना होगी। पर वह खुसट बुढ़िया साथ में रहेगी ना। और माँ ने हमारे करने पर 51 रुपये के 2 लिफाफे तैयार कर लिए थे। महीने वाइज तारीख कितनी रकम भी भारी पड़ गई थी। सारा गड़बड़ाया जा रहा था, पर मजबूरी थी। साड़ी वाड़ी पहनो। माँ ने देखा तो डांट दिया। हम अपने घर में बैठे हैं, जैसे है ठीक है, दीदी ने मुंह फुलाकर कहा। कहीं वह महारानी हुई साथ में तो होंगी तो आंखें बंद कर लेंगी। पर अब हमारा दिमाग मत खाइए, नहीं तो हम सीधे मैक्सी पहनकर बैठ जाएंगे। हाँ, दीदी ने 2 टूक फैसला सुना दिया तो माँ चुप हो गई। मुझे लगा दीदी विद्रोहिणी बनती जा रही है। माँ भी इस बात को समझती है शायद, तभी न चुप हो गई। भाई आप भी तैयार हो जाइए ना, मैंने कहा। हम ऐसे ही ठीक है, प्लीज़ माँ, मैंने कहा। माँ चुप हो गई, पर उतनी देर में भाई का चेहरा कितने रंग बदल चुका था। ठीक 5 बजे कार्तिक की गाड़ी दरवाजे पर थी। मैं कमरे में तैयार हो रही थी। उत्सुकतावश खिड़की से झांक कर देखा तो अकेले ही थे। एडवांस गार्ड बनकर आए होंगे शायद यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करने के लिए। जल्दी से चेहरे पर पाउडर का एक हाथ फेर कर मैं किचन में आ गई।
सब कुछ एकदम तैयार था, बस मेहमानों के आने की देर थी। तभी सुना पापा से कह रहे हैं, नवीन भैया से मिलने बहुत सारे लोग आ गए थे घर पर। माता जी बोली रेखा को यहीं ले आओ, पर पूजनी माता जी के आदेश से दिन भर की दौड़ धूप व्यर्थ हो गई थी। 150 रुपयों का भुर्ता बन गया था। अपमान, घोर अपमान से सुलग उठी मैं। भाई की ओर देखा तो उनका चेहरा भी तमतमा आया था। मैं जाऊँ माँ? दीदी जब पूछने के लाई तो एकदम फट पड़े, जाओ और यह सब कबाड़ भी साथ लेती जाओ, बुढ़िया के सिर पर पटक मारना। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनके मुंह पर हाथ देकर उन्हें चुप कराया। दीदी माँ के साथ बाहर के कमरे में गई, दूसरे क्षण लौट आई। अब क्या हुआ? मैंने पूछा। होना क्या था? मैंने पहले ही कहा था साड़ी पहन लो, अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ तो सब अपनी मर्जी के मालिक है ना, माँ बुदबुदाई। उस समय माँ को बुरी तरह घुड़क देने वाली दीदी अब चुपचाप कपड़े बदलने चली गई थी। जरा इनके पास बाहर बैठ, तेरे पापा को उठ कर चले गए हैं। ठीक तो था, पापा नहीं सह पाए होंगे अपमान, कोई भी नहीं सहेगा। दीदी तैयार हो रही है, मैंने सपाट स्वर में कहा। वे चुपचाप कुर्सी पर आसन बदलते रहे। पहली बार ही समझदारी बरत लेती तो दूसरी बार कष्ट नहीं उठाना पड़ता। क्यों? ना समझी कि कौन सी बात हुई? सलवार सूट कोई गैर वाजिब ड्रेस है क्या? जानते हैं पंजाब में दुल्हन फेरे तक इसी पोशाक में लेती है। मैं पंजाबी नहीं, उन्होंने दृढ़ता से कहा। और आपकी ये मास्को वाली भाभी, वे तो शायद इतने भी कपड़े ना पहनती होगी। मैं रूसी नहीं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। मैं, मेरा परिवार खालिस हिंदुस्तानी है और रेखा उसी परिवार की बहू की हैसियत से वहाँ जा रही है। अच्छा हुआ दीदी बाहर आ गई, यह प्रिय प्रसंग वही समाप्त हो गया। दीदी ने माँ के कामदार बनारसी साड़ी पहन रखी थी, बालों में ढेर सारा तेल डालकर कसकर जुड़ा बांध लिया था, हाथों में ढेर सी चूड़ियाँ डाल ली थी और गले में मोतियों की सतलड़ी। अब तो ठीक है? उन्होंने व्यंग से पूछा। अभी कहाँ दीदी, मैंने कहा और उठकर साड़ी के चौड़े बॉर्डर से सिर खूब आगे तक ढांक दिया। अब ठीक है, पता चले कि खानदान की बहू चली आ रही है। मुझे आग्नेय दृष्टि से घूरते हुए चले गए कार्तिक, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। पौरुषेय अधिकार और अहंकार का प्रतीक यह देव पुरुष मेरी दृष्टि में कई सीढ़ियाँ नीचे उतर आया था। हो सकता था मेरी उदंडता से शादी टूट भी जाती, पर उसका मुझे कोई दुख नहीं था। शायद किसी को भी ना होता, माँ को छोड़कर। कोई भी तो इस शादी से खुश नहीं है, यहाँ तक कि दीदी भी नहीं। लेकिन फिर मिमियाती से उनके पीछे क्यों चली गई दीदी? छोकरी चला अपनी पार्टी उड़ा जाए। मैंने चौंक कर देखा। भाई पूरी सेंट्रल टेबल प्लेटों से भर ली है और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा था। भाई के मन रखने के लिए मैं भी कुर्सी लेकर बैठ गई। सबसे पहले मैंने रसगुल्ला उठाया, मेरी फेवरेट डिश थी, पर मुंह में रखते ही उसका स्वाद कड़वा हो गया। दिन भर की दौड़ धूप याद आते ही मेरा पारा चढ़ने लगा। भाई, मैंने तेज में कहा, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या है? वे हमें संसार के सबसे निकृष्ट जीव समझते हैं। भाई ने शांति से एक समोसा गपकते हुए कहा। अगर हम इतने ही निकृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की ज़रूरत ही क्या थी? इस तरह ताव खा रही जैसे सामने दीदी के ससुर ही बैठे हों। देखो सीखा, बात यह है कि छोटे घर की बहू लाने से बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वह और उसके घर वाले ज़िंदगी भर दबे दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रहे हैं? सच दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था, आज एक बार तो अकड़ जाती, उन्हें भी तो पता चलता, हम में भी कुछ स्पार्क है। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। माय फुट, आत्मसम्मान की कोई चीज़ होती है भाई? होती क्यों नहीं, पर उसके लिए बड़ी चीज़ होती है, सुरक्षित भविष्य। होती होगी, पर अपना सम्मान देकर कोई से खरीदता नहीं। अभी छोटी है ना तू, थोड़ी समझ आ जाएगी तो जान जाएगी। किसी भी कीमत पर यह सौदा महंगा नहीं है, किसी भी कीमत पर। और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अपनी 5 बहनों में माँ सबसे सुंदर थी, अब भी उनके रूप की आभा वैसी ही थी। पिता की इसी अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब कभी प्रसंग छिड़ता वे निशंक होकर अपना आक्रोश उगल देती, हम लोग सुनने वाले ही हतप्रभ रह जाते। इसीलिए जैसे माँ ने कसम ली थी कि अपने बच्चों के साथ इस तरह का न्याय नहीं होने देगी। दीदी के लिए उन्होंने बरसों से पहले कहना शुरू कर दिया, देखना इसके लिए ऐसा दूल्हा लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और माँ ने यह कर दिखाया था।
पापा शुरू से ही इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं के बैंक में कार्तिक थे। मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार है। वैसे भी आदित्य मामा की बात इस घर में पत्थर की लकीर मानते थे। हर समस्या का समाधान उनके पास था। क्यों तो वे दूर दराज के भाई थे, पर एक ही शहर में होने से अपनापन था। फिर भी कभी कभी लगता माँ उनके प्रति भक्ति भाव कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। भाई तो बहुत चिढ़ते थे। पिकनिक का प्रोग्राम हो या सिनेमा का, मामा जी साथ हैं तो भाई घर पर ही रह जाएंगे। अगर मामा जी के परिवार खाने पर आ रहे हैं तो भाई दिन भर बाहर रहेंगे। अगर पढ़ते हुए कोई यह कह भर दे पत्रिका मामा जी के यहाँ से आई है, तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे जलता हुआ अंगार हो। पिछले दिनों माँ ने 2-4 बार दबी जबान से कहा, हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। आदित्य कह रहे थे बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पर लगाए लेते हैं, फिर परीक्षाएं देते रहना। भाई सुनते एकदम बिफर उठे। फुटपाथ पर भीख मांग लूँगा, पर वहाँ नौकरी नहीं करूँगा। छोटी थी तो भाई के आचरण बड़ा अस्वाभाविक सा लगता। मामा जी के बंगले का, कार का, टीवी का तब ऐसा आकर्षण था कि जब से होश संभाला तब से लगता कि मैं भी लड़का होती काश, तो भाई की तरह खुल कर कह सकती, आई हेट पापा नॉट फॉर हिज प्रॉपर्टी बट फॉर हिज पेशेंस। उन्हीं आदित्य मामा का एकाएक ट्रांसफ़र हो गया था और माँ परेशान हो रही थी, अब कैसे क्या होगा। उसी दिन माँ शाम दफ्तर से लौटकर चाय पी रही थी। मैं और दीदी भी उनका साथ दे रहे थे। पापा भी कहीं आना जाना इतना नहीं करते थे। बाएं हाथ से अपना कप उठाते हुए दाएं हाथ से उन्होंने जेब से कुछ निकाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, ये कुछ रुपए हैं, रेखा की शादी के लिए रख छोड़े हैं। सीखा कि करोगी तब कुछ देने की कोशिश करूँगा। मैंने नज़र उठाकर देखा, बैंक ड्राफ्ट था 15,000 का, माँ के नाम का। हम सभी स्तब्ध थे। पापा जो इतने बेचारे से थे, छोटी मोटी फरमाइश लेकर भी जिनके पास जाते संकोच होता था, वे इतनी रकम एक साथ दे सकते हैं। उनका इतना बड़ा बैंक बैलेंस होगा यह कभी सोचा भी नहीं था। सच तो यह था कि इस प्रकार तटस्थ भाव से रुपए देना बड़ा अजीब सी बात थी, पर इस पर हमने गौर नहीं किया। बचपन से ही जब भी कुछ करने की कल्पना की है, जेहन में माँ की तस्वीर ही उभरी है। घर का माहौल ही ऐसा बन गया था। पापा को जो भी योगदान था वह इतना मौन होता था कि कभी सतह पर आया ही नहीं। मैं इस स्थिति को माँ ने ही जन्म दिया था। सारी समस्याओं की सलीब कंधे पर उठाकर वे अकेले ही घूमती रहीं। उनकी बातचीत का लहजा तक मैं से भरपूर हो गया था। मैंने बच्चों का एडमिशन करवाया, मैंने ट्यूटर से बात की, मैंने वाइट वाश कराया, मैं डिस्टेम्पर करवाऊंगी, मैं अमुक लड़का रिजेक्ट की हूँ, मैं ये रिश्ता पक्का किया। घर परिवार बच्चे कोई भी विषय हो, पापा को साथ लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। शादी भी उन्होंने अपने बलबूते पर तय की थी, पर उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। संकट की इस घड़ी में पापा उन्हें देवदूत से लगे हो तो आश्चर्य नहीं। 15,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी, पर इसके सहारे में पापा को पा गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि हमारी बेटी की शादी है। पूरे विवाह समारोह में पापा पर इस तरह निर्भर रही कि देखकर अच्छा लगा। पहली बार पापा की हैसियत पापा है इस घर में। दीदी पता नहीं कैसी होती जा रही थी। घर में इतनी इतनी बातें हो रही थी, पर उन्हें जैसे किसी से कुछ सरोकार ही नहीं। उनकी ससुराल से रोज़ अजीब अजीब प्रस्ताव चले आते, सुनते हर कोई रोब से उबल पड़ता है, पर उन पर कोई असर नहीं होता। एक साहिदाना भाव चेहरे पर ओढ़े चुपचाप हमारी भाग दौड़, हमारी परेशानियां देखती रहती। सबसे ज़्यादा हैरत उस दिन हुई जिस दिन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। यह घर, यह मकान हम लोगों के लिए सिर्फ ईंट गारे की इमारत तो नहीं थी, इससे हमारी जाने कितनी भावनाएं जुड़ी थी। यह दादी माँ की एक पवित्र एकमात्र निशानी है, उनके गाढ़े पसीने की कमाई है। कठिन से कठिन समय में भी पापा ने इसे हाथ नहीं लगाया था, पर दीदी की शादी में यह भी हो गया। उसे बैंक के पास रेहर रखने का सुझाव आदित्य मामा ने ही दिया था। सुनते ही मेरे कलेजे पर सांप लौट गया। रजिस्ट्री पेपर पर हस्ताक्षर करते हुए पापा की आंखें छलछला आई, पर दीदी के चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं उभरी। वे जड़वत बैठी रही, जैसे सारी उठापटक किसी और के लिए हो रही हो। दिनों दिन एक अबूझ पहेली बनती जा रही है वह, और अभी पिछले मंगलवार की है।
बात है। मैं बड़े मनोयोग से स्काई लार्क लिख रही थी। दूसरे दिन ट्यूटोरियल था। हमेशा अच्छे से अच्छा लेने का सारा नियम मेरा था। आज भी मैं सारी प्रतिभा लेख को अधिक से अधिक जीवंत बनाने का प्रयास कर रही थी, पर दीदी के कारण सब गड़बड़ हो रहा था। उन्होंने तो इन दोनों पढ़ने लिखने की छुट्टी कर रखी थी। मज़े से आराम कुर्सी पर लेटी गुनगुना रही थी। टिपाई पर मसूरी से आया ताज़ा पत्र पड़ा हुआ था। मसूरी में इन दिनों पत्रों का तांता लगा हुआ था। जैसे कार्तिक इतनी दूर से भी अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाहते। दीदी नियम से पत्रों का उत्तर देती और फुर्सत में बैठकर दर्द भरे गीत गाया करती। उनके संगीत साधना ही कभी कभी सिर दर्द बन जाती। अब मेरा भी मन हुआ कहूँ, दीदी प्लीज़ थोड़ा तो रहम करो। माना आप बहुत बड़ी डांसर हैं, पर गाना आपके बस का नहीं है। इसे हम गरीबों के लिए छोड़ दो। पहले वाली बात होती तो बेधड़क कह देती। दीदी से तुर्की बदतुर्की जवाब भी मिल जाता। नाज तो सचमुच है। ईश्वर ने दो ही चीज़ें दी हैं जिन पर नाज किया जा सके, बाकी तो सब खातों में जमा शून्य ही है। मेरा संगीत और दीदी का नृत्य दोनों ही परिवार के लिए गर्व का विषय था। दीदी के साथ हमेशा मैं ही गाया करती थी। दिन भर हम लोग रिहर्सल में खोए रहते, तब इस बात की कसम भोथरी पड़ जाती कि कभी दीदी की तरह नृत्य नहीं कर सकूंगी। पर इधर 2-3 वर्षों से दीदी के दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया कि मेरी आवाज़ बहुत महीन है, वाद्य यंत्रों में खो जाती है। नृत्य के साथ तोजपूर्ण स्वर होना चाहिए, तभी बात बनती है। उनके इस निर्णय से मैं एकदम बूझ सी गई थी। अपने घर से विश्वास उठ गया, पर बहुत शीघ्र पता चला दीदी की संगत के लिए एक दैवी स्वर प्राप्त हो गया है। प्राप्त क्या हो गया है? वह तो नृत्य के साथ साथ उनके मन प्राणों में व्यापता चला जा रहा है। उस कंठ से निकली प्रत्येक पंक्ति उसके गले का हार बन गई है। उस समय भी ये बागेश्वरी का गला घोटते हुए गा रही थी। उधो मन न भय 10-20। मेरी सहन शक्ति जैसे जवाब दे गई। अपनी कुर्सी से उठकर मैंने उसकी कुर्सी सामने कर ली। आवाज़ दी, दीदी एक बात पूछूं क्या? तुम्हारे कितने मन है, कभी हिसाब तो लगाओ। वे जैसे एक बारगी सिहर उठी, फिर धीरे से बोली, मन तो एक ही हेरे पर बट गया। उनकी इस स्पष्ट उक्ति से दंग रह गई मैं। फिर कुछ और गुस्ताख लहजे में पूछ लिया, दीदी कभी आराम से बैठ कर तौल कर तो देखो, पल्लड़ा किसका भारी है, कार्तिक का या? कार्तिक इसमें कहीं नहीं है पगली। मैं तो माँ के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही हूँ। माँ? आश्चर्य से भरकर मैंने पूछा। माँ के लिए सोचने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? यही तो माँ के लिए कभी कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी। हम लोगों ने सदा उन्हें कटघरे में खड़ा करके ही देखा, परंतु हमारा भविष्य से सुधारने के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की है, इसका और कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। एक अकेली औरत जिम्मेदारियों का हिमालय ढोती चली आ रही है और उसे हमने कभी मन भर कर प्यार भी नहीं दिया। हमारी सारी सहानुभूति पापा के साथ रही। कभी कभी लगता है यह भी पापा की साजिश रही है। आर्थिक असुरक्षा का ऐसा बोझ माँ के मन मस्तिष्क पर डाल दिया कि उनकी ममता के सारे स्रोत सूख गए और बच्चों की सारी गुडविल उन्होंने हड़प ली। मन हुआ चीख कर कहूँ, दीदी किस आर्थिक असुरक्षा की बात कर रही हो तुम? पापा ऐसे अकर्मण्य तो नहीं थे। उनके पंख माँ ने ही काट दिए हैं। अपनी आकांक्षाओं के लिए पापा के करियर की बलि दी है, पर वह गुडविल हड़पने वाला फिक्र मन में भी ताज़ा था। इसीलिए सिर्फ इतना ही कहा, दीदी सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खटते हैं, अपने अपने ढंग से खटते हैं। उनके सारे परिश्रम के मूल में यही भावना रहती है कि उनके बच्चे खुश रहे। माँ की सारी तपस्या के पीछे भी यही उद्देश्य रहा होगा। इसीलिए पूछती हूँ, दीदी क्या तुम खुश हो? एक बारगी वे सिहर उठी, फिर एक लंबी सांस लेकर दार्शनिक अंदाज में बोली, मेरा सुख मेरी खुशी तो अब सपना हो गया है रे, पर मैं हर कीमत पर माँ को खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुँचे। गलत काम की तुम्हारी परिभाषा क्या है? मैंने तैस में आकर कहा। एक सीधे साधे इंसान को तुमने चक्करघिन्नी बनाकर छोड़ दिया। क्या बहुत अच्छा काम है यह? तुम उसे मुक्ति क्यों नहीं देती? क्या उसका करियर चपट करके ही दम लोगी? दीदी चुप। और एक साहब बहादुर हैं, बड़े विद्वान बनते हैं। पता नहीं ईश्वर ने उन्हें आंखें दी भी या नहीं। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी हंसी में, तुम्हारे पत्रों में छिपा हुआ झूठ एक बार भी नहीं पकड़ पाए। आश्चर्य होता है, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तुम पर होता है।
जो 2 नाव में पैर रखकर आराम से बैठी हो। तुम माँ के लिए अपना सुख होम करने की बात करती हो, पर अपने सुख के लिए तुम किस किस का विश्वास होम कर रही, इस पर भी कभी सोचा है? बस सीखा, स्टॉप इट, दीदी ने एकदम कहा। उनका चेहरा तमतमा आया था। यस दीदी, मैंने शांत स्वर में कहा। घर में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, पर मेरे मन में तो यह सन्नाटा दीदी की विदा से बहुत पहले व्याप गया था। पास रहकर भी इतनी दूर हो गई थी। हम दोनों का कमरा शेयर करने की मजबूरी भी अखरने लगी। उस विस्फोट के बाद दीदी मुझसे एकदम कतराने लगी। मुझे लगता था जैसे मुझसे नहीं अपने आप से बच रही है। शादी हुई और जैसे अपने आप ही सारे अवरोध दूर हो गए। विदा के समय मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोई दीदी। मन का सारा कलमा सुना आंसुओं में बह गया, लेकिन मन और भी सुना हो गया। मन और घर भी, और कभी कभी सुनापन जैसे निगलने को दौड़ पड़ता है। शिखा, ओ शिखा, लगा बहुत दूर से कोई मुझे पुकार रहा है। बहुत यत्न से अपनी निंदी आंखें खोलकर देखा। भाई पैताने खड़े मुझे आवाज़ दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से अपने को झकझोर कर जगा पाई मैं। रो क्यों रही थी पगली? कहाँ? नहीं तो, मैंने कहा और छू कर देखा। पलके की कोरे अब भी गीली थी। किताब लेने कमरे में आया, देखा तेरी हिचकी बंध रही है। दीदी की बहुत याद आ रही है। उनके बिना घर कितना मनहूस लग रहा है। मैंने कातर स्वर में कहा। हो जाएगी, कुछ दिनों बाद इस मनहूसियत की भी आदत हो जाएगी, क्योंकि घर की रौनक तो उसी के साथ विदा हो गई है। अब घर में रह गए 3 मनहूस प्राणी, तुम, मैं और पापा। 3 नहीं 2 कहिए। मैं भी उनकी तरह विनोद का माहौल बनाते हुए कहा, आपकी गिनती कैसे कर ले हम? घर में रहते भी हैं कभी? अरे फिलहाल तो हूँ। साले सब के सब पास हो गए हैं। ये भी नहीं कि क्या सप्लीमेंट्री ही ले आता। अपना काम तो चलता रहता है। भाई, आप किताब लेने आए थे ना? उस अलमारी से ले लेंगे प्लीज़। और मैं पुनः करवट बदल कर लेट गई। भाई के मुंह से ट्यूशन का जिक्र जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका यूँ गरजमंद होकर किसी के यहाँ जाना मन को बहुत सालता था। सच तो यह था कि अब तक हम में किसी को यह पता भी न था कि भाई ट्यूशन भी करते हैं। सब लोग सोचते थे या तो वह क्रिकेट खेलने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठे रहते हैं। इससे ज़्यादा जानने की कभी ज़रूरत नहीं समझी। राज तो तब खुला जब शादी पर भाई ने दीदी को आनंद शंकर के लिए एक एलपी का उपहार दिया। तब माँ पापा को एहसास हुआ कि फीस को छोड़कर महीनों से भाई ने कुछ मांगा नहीं है। इस एहसास को लेकर माँ का दिन भर उदास रही और पापा का स्वर बार बार तरल हो आया। हेलो पद्मनाभ, मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। पद्मनाभ और यहाँ इस कमरे में मुड़ कर देखा। दोनों हाथ कमर पर रखे भाई अलमारी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। पद्मनाभ की स्टील फ्रेम जड़ी फोटो जवाब में मुस्कुरा रही है। दीदी छोड़ गई है, मैंने मरी सी आवाज़ में कहा। जाते समय इससे लिपट कर खूब रोई होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तड़प कर कहा, पर आंखों के सामने सारा दृश्य तैर गया। भाई झूठ नहीं कह रहे थे। आपको इस तरह किसी भावनाओं का मखाल नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने बेमतलब दीदी की वकालत करते हुए कहा। मखौल कहाँ उड़ा रहा हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ, वे बोले। उत्तर में मैं चुप ही बनी रही तो फिर बोले, नाराज हो गई क्या? सॉरी, याद ही नहीं रहा कि परम श्रद्धेय दीदी की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ जो माफ़ी के लायक नहीं है। यहाँ तो जिंदगी भर खाक छानते रहे, एक भी ऐसा ना मिला। और लोग बाग हैं कि सामने भी फप्तियाँ कसना नहीं भूलते। पीछे जो कहते होंगे उसका तो ईश्वर ही गवाह है। भाई यह सब कुछ बिल्कुल मजाकिया लहजे में कह गए थे। उनकी आवाज़ भीग सी गई थी। सच, भाई कभी कभी इतने न्यारे से लगते हैं कि उन्हें उन पर प्यार आ जाता है। मैंने फिर कभी बात का रुख बदलना ठीक समझा। कहा, भाई आप नाहक ही बड़े हो गए। बच्चे ही बने रहते तो कितना मज़ा आता। तब यह जाति समाज की भाषा दीवारें पग पग पर हमारा रास्ता नहीं रोकती। इन 4 दीवारियों में तब यूँ दम न घुटता। भाई ने अपनी पसंद की 2-4 पत्रिकाएं चुन ली थी। उन्हें लेकर वे मेरे पलंग के पास बैठते हुए बोले, तू क्या पद्मनाभ के लिए सब कह रही है? यही समझ लीजिए। तू क्या सोचती पद्मनाभ तमिल भाषी ना होता तो रेखा उससे विवाह कर लेती? क्यों नहीं करती क्या? इस तरह 3rd डिवीज़न एमए होता, इसी तरह एक पार्सल क्लर्क का बेटा होता तो कभी नहीं करती। और आज भी अगर पद्मनाभ में कुछ संभावनाएं होती तो जाति और भाषा की दीवारें अपने आप ढह जाती। न माँ को एतराज़ होता न रेखा को।
भाई कभी कभी आप बहुत बहुत कड़वा सच बोल जाता हूँ, यही ना। माँ ने कार्तिक का रिश्ता जिस ढंग से हथियार लिया है, रेखा जिस स्थिति प्रज्ञ भाव से घर की तबाही देखती रही, उससे और क्या निष्कर्ष निकलता है। वैसे दीदी पूरे 6 महीने तक बड़े असमंजस में झूलती रही है। मैंने कहा, यह असमंजस, यह अनिश्चय ही तो उसकी कहानी कह जाता है। उसकी आस्था में जरा भी बल होता तो इतने सोच विचार की जरूरत ही क्या थी। प्रेम कभी मध्यम मार्ग नहीं अपनाता। तो यह सब कुछ छलावा था? नहीं, छलावा नहीं था, भाई ने कहा और उठ बैठे। पीठ पर हाथ बांधकर कुछ देर तक कमरे में चहलकदमी करते रहे। फिर उसी तरह घूमते हुए बोले, जानती हो शिखा, ये बड़े आदमियों की बीवियां ऐसे एकाध प्रेम प्रसंग पाल लेती हैं, अच्छा रहता है। कभी एक तो बेवक्त उदास होने के लिए कारण मिल जाता है। अत्यधिक जो सुख से जब मन बेस्वाद हो जाता है तो थोड़े आंसू बहाने से राहत मिल जाता है। बड़ा कारगर नुस्खा यह है। मतलब सारे प्रेम पत्र, उपहार, फोटो से सब दिए जाते हैं। उनका अपना घर बेदाग रहना चाहिए। जब कभी थोड़ी बहुत याद आने लगे तो सहेली के यहाँ चले जाएं, मन भला लिया। और सहेली जिंदगी भर यही बेगार किया करे? पूरी बात तो सुनो, हमेशा यह स्थिति थोड़े ही रहती है। 2-4 साल बाद नई जिंदगी का रंग मन पर चढ़ने लगता है। पिछली बातें बेवकूफ़ी सी लगती है। तब यह उदार मना महिला अपनी सहेली से कहती है, आज से मैं अपना प्रियतम तुम्हें सौंपती हूँ। मेरे भाग्य में इसका सुख नहीं लिखा था, ईश्वर ने शायद तुम्हारे लिए इसे बनाया है। तब सहेली क्या जवाब देती है? जवाब क्या देगी? साफ कह देगी कि अपना प्रेम अपनी जगह है, करुणा अपनी जगह है, मुझे इस आदमी से सहानुभूति है, इसका यह तो अर्थ नहीं। मैंने भी यही कहा था। भाई चलते चलते एकदम रुक गए। क्या कहा? मैंने भी यही जवाब दिया था। माय गॉड, यानी कि रेखा इतनी अधीर हो उठी थी कि हनीमून से लौटने तक का सब्र ना हो सका। खैर, तुमने जवाब अच्छा दिया। रेखा कितनी निराश हुई होगी तुम्हारा 2 टूक जवाब पाकर। भाई के व्यंग को अनसुना कर मैंने बताया, मुझसे कुछ नहीं कहा। पद्मा आपको पत्र लिखा है। क्या लिखा है? यही कि शिखा बहुत प्यारी लड़की है, ईश्वर ने उसके साथ एक अन्याय कर दिया है, पर उसकी भरपाई भी खूब की है। तुम दोनों मिलकर एक अलौकिक संगीत की सृष्टि कर सकोगे। और वह गधा तुम्हें सुनाने चला आया। भाई की मुट्ठी एकदम कस गई। उसका कोई दोष नहीं है भाई, मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा। दीदी ने हजार कस्में जो दे रखी थी, अभी तो सब कुछ इतना ताज़ा है कि यह बात टाल नहीं सकता। चुपचाप पत्र पकड़ा कर चला गया। और तुम्हारा जवाब? वह मैंने डाक से भेज दिया, लिख दिया। माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर दीपशिखा नाम दिया है मुझे। मैं चुपचाप जीवन भर जलती रहूंगी, पर किसी की दया की भीख मुझे मंजूर नहीं। इरादा तो दीदी को ही लिखने का था, पर उनका रस भंग क्यों किया जाए। पर इतना सब कहते कहते आवेग से मेरा गला भर आया। भाई, क्या सचमुच इतनी दयनीय हूँ मैं? धत पगली, उन्होंने कहा। मुझे अंक में भर लिया। बड़ी देर तक मेरे बालों पर, मेरी पीठ पर हाथ फेरते रहे। भाई का स्नेहिल स्वरूप मेरे लिए एकदम नया था, पर उनके निःशब्द सांत्वना भी तो मुझसे झेली नहीं गई। पता नहीं मन कैसा हो गया। कोई प्यार भी करता है तो मुझे उसमें दया की, करुणा की बू आने लगती है। यह ऐतिहासिक पत्र देखेंगे? बहुत हौले से अपने को अलग करते हुए मैंने कहा। रहने दे, उसमें देखना क्या है। अपनी पुस्तकें समेटते हुए बोले, यही सब तो लिखा होगा कि मैं अपने प्यार को यथार्थ के क्रूर थपेड़ों से बचाना चाहती हूँ। मेरे मन के तहखाने में उसे सुरक्षित रहने दो। प्रेम को शाश्वत रखने का इन लोगों को यही अच्छा तरीका है, पर जरा कठोर है ना। और भाई कमरे से बाहर चले गए। मैंने दराज खोलकर देखा। दीदी का वह पत्र निकाला। बड़ी सुपर फाइन अंग्रेजी में लिखा था। मैं जयदेव को पद्मावती बनाना चाहती थी। कल्पना की आंखों से रोज देखती थी कि संयुक्ता और रघुनाथ पाणिग्रह की तरह हमारी जोड़ी भी रोज कीर्ति के नए शिखर चूम रही है। पर मैं जानती हूँ सभी सपने सच नहीं होते। सत्य कल्पना से कोसों दूर होता है। जीवन पथ पर सब फूल ही नहीं बिछे मिलते। तब क्या मोह भंग के उन क्षणों में मैं तुम्हें प्यार कर पाऊंगी? मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है, लेकिन जिससे इतना प्रेम किया उसे घृणा नहीं करने लगूंगी। यह कल्पना भी दहशत पैदा करती है। भाई बिना पढ़े कैसे जान गए सब? और जैसे दिमाग में एकाएक कुछ कौन गया। भाई के चेहरे पर पुती वेदना, उनकी आंखों का सूनापन, उनके स्वर का भीगापन, सभी एक साथ अपना इतिहास का उठे।
कैसी मूर्ख थी मैं, कितनी आत्म केंद्रित हैं हम सब। दिन रात एक भट्ठी सी सुलग रही है मन में, पर किसी की आँच तक नहीं आती। मन हुआ दौड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। वे अपने कमरे में नहीं थे। इतनी धूप में छत या आंगन सवाल ही नहीं उठता। तभी केबिन में टाइपराइटर की खटपट सुनाई दी। जाकर कनखियों से देखा। शून्य में ताकते हुए भाई मशीन से खिलवाड़ कर रहे थे। भाई आवाज़ में एकदम चौंक पड़े। मशीन पर लगे कागज को छोड़कर मेरी तरफ देखा। भाई एक बात कहनी थी। क्या? इस समय तक वे काफ़ी संभल चुके थे। मैं सिर्फ यह कहने आई थी कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, उसमें और भी लोग हैं और सभी दीदी जैसे या पुनीता मिश्रा जैसे नहीं हैं। भाई का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। डूबती आवाज़ में इतना ही कह पाए, थैंक्स शिखा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।